हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल राइट्स के जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था कि आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 32 तक। अगर आपने इसका पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का बचा हुआ पोर्शन। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बारे में हमने पिछले वाले के अंदर पूरे तरीके से डिस्कस किया था। उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है कि वो क्यों ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो जो हमारा आर्टिकल जो आज हम करेंगे इसके अंदर आर्टिकल्स, उसमें जो सबसे पहला अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं किसी इंसान के, वो इसके अंदर क्या चीज़ें आती है। इसके अंदर आता है हमारा आर्टिकल 23 और हमारा आर्टिकल नंबर 24। तो शोषण का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान है जो किसी का दूसरे तरीके से उससे काम करवा रहा है या फिर उसको काम के पैसे नहीं दे रहा है, जो कुछ भी हो सकता है। शोषण बहुत तरीके के होते हैं, चाहे वो मेंटल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारा संविधान है उसने कुछ चीज़ें बताई है, जो कि है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो उस चीज़ से जुड़ी हुई हमको ताकतें देता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 23 से। तो आर्टिकल 23 जो है वो ये बोलता है कि जो हमारा मानव का क्रय विक्रय है या फिर जो बेगार है उसके ऊपर रोक लगाता है। बेगार का आपको मतलब पता होगा कि कोई इंसान है, उससे किसी ने काम करवा लिया और काम करवाने के बाद में जो है उसको पैसे नहीं दिए या फिर फ्री में जो है उससे काम करवाया, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसके ऊपर काम करवाया, तो एक तरीके से क्या हो गई, ये एक तरीके से उसकी गुलामी ही हो गई जो सामने वाला इंसान है उसके द्वारा। तो जो मानव का क्रय विक्रय का मतलब ऐसा है कि कोई भी इंसान जो है उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है ना, और उसको ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता, जो कि काफ़ी सारी जगहों पर होता है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो या फिर जो है वो बेगरी हो, मतलब भीख मंगवाना हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त होती है। अब वो बंधुआ मजदूरों के लिए हो सकती है, स्त्रियों और बच्चों को बेगार करवाया जा सकता है, क्योंकि स्त्री और बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर माने जाते हैं बजाय दूसरों के, बजाय जो मेल्स हैं, जो वयस्क आदमी हैं उनके। तो उनको आसान शिकार बनाते हुए लोग क्या करते हैं कि उनको या तो किडनैप कर लेते हैं, फिर उनके बाद उनको बेच दिया जाता है, या फिर जो उनके से जो क्या है कि उनको बिना मजदूरी दिए हुए काम करवाया जाता है किडनैप करके। और जो काम करवाया जाता है वो बहुत ही हीनियस या फिर बहुत ही बेकार सी सिचुएशंस के अंदर काम करवाया जाता है। ना तो उनको खाने के लिए ठीक तरीके का खाना मिलता है, ना उनको रहने के लिए ठीक से जगह मिलती है, या फिर उनको पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता है अगर इतनी बेकार सिचुएशंस है तो। दूसरी जो चीज़ है हमारे आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि जो बाल श्रम है उसके ऊपर, मतलब जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर ये पूरे तरीके से रोक लगाता है कि कोई भी बच्चा है उससे अगर वो उसकी उम्र जो है, उसकी एज जो है वो 14 ईयर्स से कम है, उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो उसको काम नहीं करवाया जा सकता और उसको मजदूरी पर रखना एक अपराध माना जाएगा। तो जो ये आर्टिकल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मना की गई हैं कि आप उससे कारखानों के अंदर, खानों के अंदर अथवा कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करवा सकते। जोखिम वाले का मतलब कि या तो उसके लिए अभी या फिर लॉन्ग टर्म आगे कभी जाकर अगर उस बच्चे को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है उससे, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो आप उससे ऐसा काम नहीं करवा सकते। और मानसिक तौर पर भी नहीं, लेकिन अगर उससे उस बच्चे की डिग्निटी जो है या फिर उस व्यक्ति की जो इज़्ज़त है वो भी कम होती है, तो भी आप उससे वैसा काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो है ये आर्टिकल 14 जो है वो उसको पूरे तरीके से बैन इसके ऊपर लगाता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हमारे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हैं वो आते हैं। और जो इसके अंदर आर्टिकल 25 है वो हमें बताता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम फॉर कंसाइंसेस, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट फ्रीडम फॉर कंसाइंसेस। दूसरा जो है वो होता है हमारा आर्टिकल 26 कि धार्मिक मामलों का जो मैनेजमेंट होता है या फिर धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन होता है उसकी जो स्वतंत्रता होती है, मतलब राइट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 23 के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है हमारा संविधान बनाने वाले इतने स्मार्ट लोग थे कि उन्होंने यहाँ पर पूरा ख्याल रखा कि अगर कोई इंसान है वो
अपना धर्म फॉलो करता है या फिर अपने धर्म का मैनेजमेंट करता है, तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो कहीं परेशान ना हो, तो इसका ख्याल रखते हुए उन्होंने जो हमारा आर्टिकल नंबर 27 है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। किसके ऊपर? आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर मिली हुई स्वतंत्रता के ऊपर। तो भले ही हमें स्वतंत्रता दे दी, अगर हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को देखें तो आर्टिकल 25 और 26 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है कि ये जो है ये किसी इंडिविजुअल या फिर एक किसी व्यक्ति के लिए है, और ये जो है ये उस पूरे के पूरे जो धर्म है या फिर जो संप्रदाय है उसके मैनेजमेंट या फिर उसके धर्म से जुड़ी हुई बातों के प्रबंधन के लिए है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो हमारा आर्टिकल 27 है वो क्या क्या इसके ऊपर रोक लगाता है कि आप 25 और 26 के तहत आप कर तो सकते हैं अपनी उसको स्वतंत्रता को यूज़, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारे इसके अंदर मॉरल, मतलब नैतिकता। दूसरी जो चीज़ है वो आती है इसके अंदर हमारी हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य। तीसरी जो चीज़ है वो आती है पब्लिक ऑर्डर। जो तीसरी चीज़ है वो आती है पब्लिक ऑर्डर। और जो चौथी चीज़ है पार्ट 25 के मतलब आर्टिकल 25 के अंदर वो आता है पार्ट 3, मतलब कि जो हमारा जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, अगर हम इन चारों को ही एक एक करके समझें तो जो पार्ट 3 है वो जो शुरू से हम करते हैं कि जो मॉरल है उसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी धर्म मानते हैं या फिर धर्म नहीं मानते हैं या फिर कोई भी धर्माडंबर अपने हिसाब से करते हैं तो उसको आप करिए, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको नैतिकता का ध्यान रखना है कि मतलब आपका जो धर्म यूज़ करना, मतलब आपका जो धर्म है वो किसी और के लिए या फिर आपका जो बिलीफ है वो किसी और के लिए अनैतिक ना हो जाए। या फिर जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है कि मतलब आप अपना धर्म फॉलो कर लीजिए, लेकिन उसमें आपकी या फिर किसी सामने वाले की या फिर आपसे किसी जुड़े हुए पर्सन की जो सेहत है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ हमारे इसके अंदर आती है वो आती है हमारा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर का मतलब सीधा सा ये है कि आप जो भी चाहें वो फॉलो कीजिए, लेकिन उसके कारण आप दंगे फसाद मत करवा दीजिएगा। चौथी चीज़ जो है वो आती है हमारा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 का मतलब क्या है कि आप धर्म फॉलो कीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 15 है, अगर आपने ये पहले नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो पहले वाले जो मेरा इसका लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 वो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर वो सारी चीज़ें समझाई हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर अब आगे जाते हुए बताते हैं कि जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 16 है, 17 है, वो सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है अगर आप उनका हनन नहीं कर रहे हो तब तक आप सही जा रहे हो, तब तक आपको जो मानना है, जो आपका बिलीफ है वो पूरे तरीके से आपको निभाने की या फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता पूरे तरीके से है। लेकिन अगर जहाँ पर आप किसी की डिग्निटी के साथ या फिर किसी के साथ भेदभाव करते हो, किसी के साथ जो अस्पर्शता है, जो अनटचेबिलिटी है उसको आप लाते हो, तो फिर क्या है वहाँ पर आपकी वो अधिकार जो है वो सही नहीं कहलाएगा और वहाँ पर जो है आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है और आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगली जो चीज़ आती है हमारा इसके अंदर आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंदर जो है ये सेम चीज़ें हैं, कौन सी? मॉरल, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर। लेकिन जो यहाँ पर है पार्ट 3 वो यहाँ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कुछ धर्म ऐसे होते हैं, देखिए ये तो धर्म मानने की बात अलग है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल होगा वो एक इंडिविजुअल के साथ भेदभाव अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप जिस बिलीफ को ही नहीं मान रहे, अगर कोई व्यक्ति है जो उस धर्म को ही नहीं मान रहा और वो उस धर्म के जो मंदिर है या फिर कोई जगह है वहाँ पर घुस के उसको अपवित्र करता है लोगों के हिसाब से, जो वो धर्म मानने वाले हैं उनके हिसाब से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस धर्म से बाहर है या फिर वो नास्तिक है उनके हिसाब से, तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर उनके किसी धर्म में या फिर उनके किसी रिचुअल के अंदर, किसी प्रथा के अंदर आता है तो फिर वो उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। इसलिए संविधान ने इसके ऊपर यहाँ पे जो पार्ट 4 है, मतलब पार्ट 3 जो है हमारा,
वो यहाँ पर आर्टिकल 26 के अंदर उसके तहत रोक नहीं लगाई है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ जो है हमारी आती है इसके अंदर, वो है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं उसके मतलब क्या होता है कि देखिए, हमारा जो देश है ना वो बहुत ही वास्ट है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा सोचिए कि एक ऐसा देश जहाँ पे हर 50 किलोमीटर के अंदर जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। हर 100 किलोमीटर के ऊपर पहनावा और हर 150 किलोमीटर के ऊपर जो खाना पीना है वो चेंज हो जाता है। तो सोचिए कि हमारे देश के अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो अगर ऐसे किसी देश के अंदर पूरे देश को जोड़ के रखना है तो हमको जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट्स देने पड़ेंगे ताकि वो लोग जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर घुलकर उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आर्टिकल जो 29 है और आर्टिकल जो 30 है, जो 29 और 30 आर्टिकल है हमारा, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रिजर्व करता है, उसका मतलब क्या है तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है वो है हमारा आर्टिकल 29। अब अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है वो तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन क्या होगी कि अल्पसंख्यक मतलब क्या। तो अल्पसंख्यक एक तरीके से मतलब अल्पसंख्यक जो है उसको जो डिफ़ाइन करने का काम करती है वो करती है हमारी नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी। तो जो हम इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जो ये है माइनॉरिटी जो है, हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वो कुछ डिविजन्स के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है वो होता है रिलीजन, मतलब धर्म के ऊपर जो माइनॉरिटी है वो, जैसे कि हो गए हमारे देश के अंदर जो ईसाई हैं वो हो गए, मतलब जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, जो मुस्लिम्स हैं, तो वो जो हैं वो क्या हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंदर आ गए। अगली जो चीज़ होती है वो होती है कल्चरल, मतलब कुछ कल्चर ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दराज में हैं और वो बहुत ही छोटे लोग, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में जो लोग हैं, कम नंबर्स में जो लोग हैं वो उसको प्रोटेक्ट करे हुए हैं या फिर वो उस कल्चर को मान रहे हैं। तो वो भी क्या हो गए, एक तरीके से माइनॉरिटी के अंदर आ गए। और जो रिलीजन है और जो कल्चर है वो आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई है। जो अगली चीज़ होती है लैंग्वेज, वो यहाँ पर आ जाती है कि मतलब जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पर भी होती है। हमारे देश के जो आपने सुना होगा एक नेशनल ज्योग्राफिक नाम का चैनल है, तो जो नेशनल ज्योग्राफिक है उसके हिसाब से जो भी ये माइनॉरिटीज़, मतलब जो भी हमारे दुनिया के अंदर लैंग्वेज है या फिर जो देश के अंदर लैंग्वेज है, तो उसमें से हर दिन करीब 5 से 6 लैंग्वेज जो हैं वो हर दिन ख़त्म हो जाती हैं। मतलब ख़त्म से मतलब है कि उसको बोलने वाले या समझने वाले लोग जो हैं वो नहीं बचते। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन लैंग्वेज को या फिर उन कल्चर्स को सीखती नहीं है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए या फिर उनकी कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो लाए गए हैं। अब यहाँ पर 29 ने बचाने की बात तो कर दी, लेकिन बचाना कैसे है, बचाएंगे हम आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 30 कैसे बचाने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि जो भी माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर अपने जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना कर सकता है और उनका अपने स्तर पे अपनी इच्छा अनुसार उसमें शिक्षा और जो भी उनका सिलेबस वगैरह है वो बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के प्रेशर या फिर उनकी गाइडेंस के बिना वो कर सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि मदरसे होते हैं या फिर जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं उनके अंदर भी कुछ तरीके की ऐसी कई बार कुछ जुड़े हुए स्कूल होते हैं गुरुद्वारों से, तो उनके अंदर भी ऐसी जो शिक्षा है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके कल्चर को प्रिजर्व रखा जा सके, कल्चर को बचाया जा सके और वो उनके जो आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है एक दिन आके ख़त्म ना हो जाए। तो जो हमारा संविधान है इसने उसका पूरा ख्याल रखा है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये है आर्टिकल 32। तो जो आर्टिकल 32 है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब देखिए, उपचार कब काम आते हैं, उपचार तब काम आते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही अगर संविधान के अंदर हमसे कुछ गड़बड़ी, मतलब संविधान द्वारा हमारी जो संविधान को फॉलो करवाने वाले लोग हैं, जो कि क्या हो गए, पदाधिकारी हो गए, उनसे अगर हमारी जो बात है वो लोग अगर नहीं मानते हैं हमारी बात को, तो फिर
या फिर हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे पार्ट 3 के अंदर जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है, उस केस में वो लोग, तो जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 32 की, जो कि आता है हमारा संवैधानिक उपचार या फिर रेमेडीज़ का, तो इसके अंदर जो है हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर हम ये इसको बोलते हैं हम रिट। इसके अंदर बेसिकली 5 तरह की रिट्स होती हैं, और ये जो रिट्स होती हैं ये हम हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के तहत हम इनको दायर कर सकते हैं कि जब भी हमारे जो मूल अधिकार हैं या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं उनका उल्लंघन होता है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्योंकि जो ये राइट्स होते हैं हमारे वो एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब उसके लिए हम उसके उल्लंघन के लिए हम जिम्मेदार किसको बता सकते हैं? हम उसके लिए उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बता सकते हैं सरकार को, क्योंकि ये संविधान ने हमको इंश्योर करवाए हैं, और जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर या फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी से काम कौन कर रहा है? हमारा मंत्रिमंडल या फिर हमारी सरकार। तो इस तरीके से अगर हम पूरे तरीके से इसको चीज़ को समझें तो ये किसके ऊपर इन्फोर्सेबल होंगे? ये इन्फोर्सेबल होंगे हमारी सरकार के ऊपर या फिर हमारे प्रशासन के ऊपर। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमने बताया था कि 5 तरीके की जो रिट्स होती हैं, उन रिट्स को हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है वो यहाँ पर आ जाता है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बताएं तो हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बंदी बनाया गया है किसी भी आदमी को, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर वो हेबस कॉर्पस लगा सकते हैं, और जो हमारी कोर्ट होती है, कोर्ट आकर इसके ऊपर आदेश दे सकती है कि आप जो है उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश करो। किसको? ये आदेश दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को। अगला होता है हमारा परमादेश, मतलब मैंडेमस। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा प्रतिषेध लेख या फिर प्रोहिबिशन। उसके बाद होता है हमारा उत्प्रेक्ष लेख, मतलब सेश्योरिटी। और जो 5वीं होता है हमारा वो होता है कि जो हमारा 5वां इसके अंदर होता है वो होता है अधिकार प्रेक्षा या फिर क्यूओ वारंटो। तो अगर हम इसको इन 5 को ही एक साथ रख के समझें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा हेबस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है वो आता है हमारा मैंडेमस या फिर परमादेश। तीसरा जो है वो आता है हमारा जो है वो है प्रोहिबिशन। चौथा जो है वो आता है हमारा सेश्योरिटी, और 5वां जो है वो आता है हमारा क्यूओ वारंटो। अगर इन सभी चीज़ों को हम एक साथ रख के समझें तो जो हेबस कॉर्पस है वो किसके खिलाफ होगा? वो होगा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारा ये प्रशासन है उसके खिलाफ होगा। ये क्या जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके खिलाफ क्या होगा? ये इशू होगा ये हेबस कॉर्पस। दूसरा जो है वो है मैंडेमस। मैंडेमस किसके खिलाफ होगा? ये भी एग्जीक्यूटिव के ही खिलाफ होगा। तो अगर हम इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ रखकर समझें तो हेबस कॉर्पस तो कब होगा कि जब कोई व्यक्ति है उसको गैर कानूनी तरीके से या तो किसी ने किडनैप किया है, या फिर जो पुलिस है उसी ने उसको गैर कानूनी तरीके से, जिसकी कुछ पुलिस के जो तत्व होते हैं, कई जो करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स भी जो होते हैं, उन्होंने किसी ने उठाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया है और उसको पेश नहीं किया है किसके सामने? जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने। तो मतलब यहाँ पर लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, या फिर वो जो व्यक्ति है वो किडनैप हो गया है, उसके परिवार वाले जो हैं वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है काफ़ी टाइम के बाद भी। तो वो क्या करेंगे? वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर इसको हेबस कॉर्पस की रिट लगाएंगे। इस रिट के अंदर जो हाई कोर्ट है अगर वो संतुष्ट हो जाता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इस चीज़ से, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट इसके रिट को मानते हुए पुलिस को आदेश ये देगा कि आप इस व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए और कोर्ट के अंदर पेश कीजिए, या फिर जो भी इसका जवाब है वो आप इसके आगे पेश कर सकते हैं। अगला जो होता है वो होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है? परमादेश या फिर मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि
कोई ऑफिशियल जो है या फिर कोई पदाधिकारी जो है वो अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा है या फिर अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैंडेमस किया जाएगा, मैंडेमस की रिट लगाई जाएगी। और इस रिट के बाद क्या होगा, जो हाई कोर्ट होगा वो ये डिसीजन देगा कि अगर वो संतुष्ट होता है तो कि आप इस काम को कीजिए या फिर अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाइए। और ये किसके लिए होगा, ये किसी पदाधिकारी के लिए होगा, एक इंडिविजुअल पदाधिकारी के लिए ये चीज़ होगी। अगली जो चीज़ है, अगला जो हमारे रिट हैं प्रोहिबिशन और सेशोररी, ये दोनों जो होती हैं, जैसे कि ये दोनों एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जा रही, एग्जीक्यूटिव के लिए हो रही थी, वैसे ही ये क्या होगी, ये जो दोनों होगी प्रोहिबिशन और सेशोररी, ये किसके लिए होगी, ये होगी जुडिशरी के लिए। अब जुडिशरी का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने से जो निचली अदालत है उसको आदेश देगी कब, कि जब दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हों। अब वो दो कंडीशंस कौन सी है, कि या तो मतलब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, या तो जो निचला अदालत है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या फिर अपने जो उसका लेवल है या फिर जो उसकी बाउंड्री है उससे बाहर जाकर वो कोई डिसीजन देता है, या फिर जो मतलब उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वो डिसीजन देता है, या फिर जो ये है नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं होता। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि कुछ जो इंसान होता है जब पैदा होता है तो उसको कुछ अधिकार वगैरह मिलते हैं, तो उसके तहत क्या होता है कि वो आदमी जो है उसके उन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर नेचुरल जस्टिस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जस्टिस के बारे में और जानना है तो आप इसके पहले वाली जो वीडियो थी जस्टिस के ऊपर वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये जो जुडिशरी के खिलाफ होगा, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन और सेशोररी में ऐसे क्या फ़र्क है कि इनसे तो ये अलग हो गई सबसे, तो कि ये जो है ये न्यायपालिका के खिलाफ जो है ये इशू होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि सपोज़ कि यहाँ पर जो निचली अदालत है उसने कोई केस को लिया और उसके ऊपर फैसला सुना दिया, तो जब उसने फैसला सुना दिया तो उस फैसले के ऊपर रोक लगाने के लिए यहाँ पर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटरी के ऑर्डर को लाएगी या फिर प्रोहिबिशन वाली रिट जो है उसको पास करेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो यहाँ पर कोर्ट है उसने केस तो ले लिया लेकिन अभी उस पर सुनवाई वो करनी स्टार्ट कर चुका है, या फिर हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगा या फिर किसी ने ये बोला वहाँ पे रिट लगाकर इन बड़े अदालतों में कि ये जो है यहाँ पर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है नेचुरल जस्टिस को और जो जुरिस्डिक्शन है उसको, तो फिर ये क्या करेंगे, ये सेशोररी लगाकर उसके ऊपर रोक लगा देंगे कि आप इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, और वो इस केस को अपने पास ले लेंगे। अगला जो होता है क्यो वारंटो का मतलब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ही खिलाफ ये इशू हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऐसा ऑफिस है या फिर कोई ऐसा ऑफिशियल है, कोई पदाधिकारी है जो अपने अधिकार क्षेत्र या फिर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम करता है जो कि उसका अधिकार नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा कि वो क्यो वारंटो कोर्ट इशू करेगा, और ये एक तरीके से शो कॉज नोटिस या फिर कारण बताओ की तरह होता है कि आपकी ऐसी क्या अथॉरिटी थी कि आपने ये काम किया। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है उसकी अथॉरिटी से तो ठीक, वरना जो कोर्ट सज़ा देगा वो उसको माननी पड़ेगी। तो हमारा जो है ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो आपके तो उसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।